हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनकी लाइफ और वर्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को, और साथ ही साथ इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको हम ब्रीफ में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं ये सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच पाएं। हम आज की क्लास को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पूरे नेम की, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, ही वाज एन अमेरिकन पोइट। अगर इनकी नेशनलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा ही वाज एन अमेरिकन पोइट। ओके, ही वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को टू जर्नलिस्ट। इनके फादर का नेम है विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर और मदर्स नेम है इसाबेल मोडी। ओके, ऑन मार्च 26, 1874। याद रखना सभी को। एंड ही वाज डेड ऑन जनवरी 29, 1963। क्लियर, नोट करते जाइएगा पॉइंट। नेक्स्ट, हिज वर्क वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। देखिए, शुरुआती तौर पे इनके जो वर्क्स थे वो इंग्लैंड में पब्लिश किए गए, ठीक है। हालांकि ये अमेरिकन पोइट थे। बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश होने से पहले इनके जो वर्क्स थे शुरुआती तौर पे इंग्लैंड में पब्लिश किए गए थे। आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इन 1894 ही सोल्ड हिज फर्स्ट पोएम। इनकी फर्स्ट पोएम का नाम है माई बटरफ्लाई। आप लोगों को ये याद रखना है। पूरा टाइटल है माई बटरफ्लाई एन एलेजी। पब्लिश्ड इन द नवंबर इशू 8, यानी नवंबर 8, 1894 को द इंडिपेंडेंस नाम का जर्नल था न्यूयॉर्क पेपर में, उसमें याद रखना है, ठीक है। फ्रॉस्ट इज द ओनली पोएट टू रिसीव 4 पुलिट्जर प्राइज। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। इनको 4 पुलिट्जर प्राइज प्रोवाइड किए गए एंड ही इज द ओनली पोइट। ये इकलौते ऐसे पोइट है जिनको 4 बार पुलिट्जर प्राइज प्रदान किया गया है डिफरेंट डेट्स में। ओके, he became one of the America's rare public literary figure, almost an artistic institution। नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इनका आंसर दे पाएं। बात करें इन 1924 में he won the first of 4 पुलिट्जर प्राइज। पहला पुलिट्जर प्राइज इनको कब मिला था? 1924 में, फॉर द बुक न्यू हैम्पशायर a poem with notes and grace notes। इसके लिए then he would win additional Pulitzer Prize for collected poems। ईयर था 1931। नेक्स्ट, of further range, ईयर था 1937। और उसके बाद में लास्ट a witness tree, ये ईयर था 1943। तो 4 टाइम्स इनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, और 4 टाइम्स की जो डेट्स हैं और जो वर्क्स हैं उनको आप लोगों को लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहां से आ गया तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट, ही वाज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। ईयर कौन सा था? 1960। किसके लिए? फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। क्लियर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अटेंडेड डार्टमाउथ कॉलेज। इनकी जो एजुकेशन थी डार्टमाउथ कॉलेज, और इसके बाद में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन इन्होंने कोई भी फॉर्मल डिग्री अटेंड नहीं की थी। फर्स्ट वाज नेम्ड पोएट लॉरेट। बर्माउंट में ये पोएट लॉरेट चुने गए। ईयर था 1961, जुलाई 22, 1961। नोट कर लीजिएगा इसको। हम बात करें इनके लिखने की स्टाइल की। इनकी जो लिखने की स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है, लिटरेली जो स्टाइल है वो क्या है? तो ही इज नॉन फॉर इज रियलिस्टिक डिपिक्शन। रियलिस्टिक डिपिक्शन का मतलब है जो वास्तविकता इनके वर्क्स में दिखती है रूरल लाइफ की, ठीक है ना। रूरल लाइफ यानी कि जो ग्रामीण एरियाज हैं उनकी जो रियलिस्टिक है वो इसमें झलकती है। एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिकल स्पीच, जो आम बोलचाल की भाषा है अमेरिका की, उस पर इनकी कमांड आपको इनके वर्क्स में देखने के लिए मिलेगी। तो ये इनकी लिटरेरी स्टाइल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रोट अबाउट सेटिंग्स फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। ओके, रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड। नेक्स्ट, अर्ली 20th सेंचुरी की बात करते हैं ये, यूजिंग देम टू एग्जामाइन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसॉफिकल थीम्स। अगला पॉइंट है हमारे पास में,
इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, तो हम एक वीडियो में तो इसको कवर नहीं करा पाएंगे, इनकी 2 या 3 वीडियोस में लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो में जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में लिखा है, बट फिर भी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग पूरे तरीके से इसको देखते रहिए। पहला इनका लिटरेली यानी कि पोएटिक कलेक्शन है, जिसका टाइटल है अ बॉयज बिल। ओके, याद रखिएगा ये क्या है, ये एक पोएट्री कलेक्शन है। क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को याद रखना है। एंड द फर्स्ट कॉमर्शियल पब्लिश्ड बुक, यानी कि ये कॉमर्शियली पहली बुक है जो पब्लिश की गई थी, किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द बुक वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1913, 1913 में, 1913 में इसको पब्लिश किया गया था। पब्लिशर कौन था, डेविड नट, ये ना डेविड नट, लंदन में इसको पब्लिश किया गया था। विद अ डेडिकेशन टू फर्स्ट वाइफ, इनकी वाइफ का नाम क्या है, एलिनोर। याद रखना, इनको ये इन्होंने अपनी वाइफ को ये डेडिकेट की थी। इट्स फर्स्ट अमेरिकन एडिशन केम 2 years लेटर इन 1915। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इनके जो वर्क्स थे इनिशियली इंग्लैंड में पब्लिश किए गए थे, लंदन में पब्लिश किए गए थे, उसके बाद में फिर वो यूएस में पब्लिश किए गए। तो ये पहले 1913 में इंग्लैंड में पब्लिश किया गया था डेविड नट के द्वारा, इसके 2 साल बाद ये अमेरिका में पब्लिश किया गया था 1915 में। ठीक है ना, याद रखना आपको। 1915 में इसको हेनरी होल्ट एंड कंपनी के द्वारा पब्लिश कराया गया था। सो मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन अ बॉयज विल, इस कलेक्शन की बात करें कि इसमें जो पोएम्स हैं उनमें है क्या है, ठीक है ना, थीमेटिकली एसोसिएट विद द रूरल लाइफ, इसमें ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं वो डिपिक्ट की गई हैं, आपको याद रखना है। ठीक है ना, थीमेटिकली एसोसिएटेड विद द रूरल लाइफ, रूरल नेचर, फिलोसॉफी और इंडिविजुअलिटी, वाइल आल्सो अलूडिंग टू अर्लियर पोएट्स, जिसमें आपके एमिली डिकिंसन शामिल हैं, थॉमस हार्डी शामिल हैं, विलियम शेक्सपियर हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ओके, इन पोएट्स को इन्होंने अलूड किया है अपनी इस पोएटिक कलेक्शन में, अब बॉयज विल में। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम द रिपीटेड लाइन्स इन द पोएम माई लॉस्ट यूथ। याद रखना, ये पोएम है माई लॉस्ट यूथ, इसको लिखा गया था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा। इसमें जो रिपीटेड लाइन है उन लाइन्स को इन्होंने अपने इस पोएटिक कलेक्शन का टाइटल बनाया। फर्स्ट एडमिटेड दैट मच ऑफ द बुक इज ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्पष्ट तौर पे अपने एक कमेंट में कहा है, अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अ बॉयज बिल नाम का इनका जो पोएटिक कलेक्शन है, इसमें ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने न्यू इंग्लैंड के ऊपर ही वो सारी चीजें लिखी हैं, कॉलिक्वल लैंग्वेज में लिखी हैं, अपना वो एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी इन शुरुआती पोएम्स में शेयर किया है। दैट इज वाई उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई हैं। ओके, इंपोर्टेंट पोएम्स इन द अबव एंथोलॉजी, यानी कि जो ऊपर पोएटिक कलेक्शन है अ बॉयज बिल, इसमें जो इंपोर्टेंट पोएम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ज्यादातर जो एग्जामिनेशन में पोएम्स आती हैं वो आपके सामने मैंने नोट की हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहली पोएम है इसमें इनटू माई ऑन। ठीक है ना, इसका क्रम चेंज हो सकता है, बट जो इंपोर्टेंट पोएम्स हैं वो मैंने यहाँ पे छांट कर लिखी हैं। इनटू माई ऑन, ये क्या है, इट इज एन इंसाइटफुल पोएम, यानी ये हमें पोएट के अंदर जो इंसाइट है, उसका जो आंतरिक दर्शन है, आंतरिक जो विचार है वो हमें देखने को मिलते हैं। अबाउट ग्रोइंग अप, ठीक है ना, ग्रोइंग अप और मैच्योरिंग एंड फाइंडिंग वंस ओन पथ इन द वर्ल्ड, यानी कि इंसान जिंदगी किस तरीके से जीता है, आगे लाइफ में किस तरीके से वो जो स्ट्रगल्स हैं उनको झेलता है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। सो इनटू माई ऑन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजा। ये जो पोएम है ये 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है, मतलब 3 क्वार्टेन है इसमें और 1 कॉपलेट है। द पोएम इज अ सोनेट, ये पोएम एक सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है, जिसमें 14 लाइन है एंड रेगुलर राइमिंग स्कीम है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ और जी जी। ये इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है जो आपको याद रखना है। शुरुआती लाइन की बात करें तो शुरुआत पे जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ माई विशेज दैट दोज डार्क ट्रीज शो ओल्ड एंड फर्म दे स्केर्सली शो द ब्रीज वर नॉट एज द वर द मास्क ऑफ ग्लूम बट स्ट्रेच्ड अवे अनटू द एज ऑफ डूम। ये इसका शुरुआती स्टैंजा है, यानी कि पहला क्वार्टर है जो आपको लर्न कर लेना है। ओके, नेक्स्ट
आगे चलते हैं इस कलेक्शन में। जो दूसरी यानी कि नेक्स्ट इंपोर्टेंट पोइम है वो है आपकी घोस्ट हाउस। घोस्ट हाउस क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइम है घोस्ट हाउस, तो फर्स्ट डिस्क्राइब टू अस अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, हु इज इन घोस्ट हाउस, जो एक ऐसे घर में रहता है जो कि घोस्ट हाउस है। उसका जो एक्सपीरियंस है जगह का ऐसा है जैसे वहां पर किसी तरीके की कोई स्पिरिट या फिर कोई घोस्ट रहता है। ओके, घोस्ट हाउस इज एन एक्सट्रीमली डेस्क्रिप्टिव पोइम। ये क्या है? डेस्क्रिप्टिव पोइम है डिपिक्टिंग एन ओल्ड हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस तो आप लोग जानते होंगे जिसमें भूत प्रेत यानी कि ऐसी जो अननेचुरल चीजें यहाँ पर एग्जिस्टेंस में हो सकती हैं उनको हम हॉन्टेड हाउस कहते हैं। द इमेजरी इन दिस पोइम गिव्स द रीडर्स अ सेंस ऑफ लोनलीनेस। यहाँ पर एकांतपन हमें देखने के लिए मिलेगा और डार्कनेस देखने के लिए मिलेगी। और द इमेजरी, एलिटरेशन, रिपीटेशन, राइमिंग स्कीम इन घोस्ट हाउस प्रोवाइड द पोएम विद द बेटर डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। घोस्ट हाउस के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। घोस्ट हाउस इज अबाउट करंट रेजिडेंट ऑफ अ घोस्ट हाउस, यानी कि ऐसे घर की कहानी है, एक ऐसे घर का डिपिक्शन है जो कि करंट में एक घोस्ट हाउस है जहां पर स्पिरिट या घोस्ट रहते हैं। ठीक है, हु इज हॉन्टेड बाई घोस्ट फिगर, जो कि घोस्टी फिगर से हॉन्टेड है। द पोएम इज टोल्ड थ्रू द आईज ऑफ द स्पीकर, और जो पोएम है उसको स्पीकर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। द ओनर इज समवॉट स्कियर्ड ऑफ हिज अनइनवाइटेड कंपनी। नेक्स्ट वन, इसकी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनको आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आई ड्वेल इन अ लोनली हाउस, आई नो that vanished many a summer ago and left no trace but the cellar walls and the cellar in which the daylight falls and the purple stemmed wild raspberry grow। ओके, अगली पोएम के बारे में हम चलते हैं। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी बड़ा हो सकता था बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि पोएम ये जो वीडियो है काफी बड़ी हो जाती है जिसके कारण मैंने इनको बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है, इतने से काम आपका चल सकता है। ठीक है, तो माई नवंबर गेस्ट, नेक्स्ट पोएम इसमें माई नवंबर गेस्ट। द स्पीकर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट माई नवंबर गेस्ट पर्सोनिफाइज सॉरो, वो सॉरो को पर्सोनिफाई करता है। कंपेयरिंग हर टू अ गेस्ट, किससे कंपेरिजन करता है? इसकी गेस्ट से। सॉरो को किससे कंपेरिजन किया गया है? गेस्ट से। ठीक है ना, अतिथि से। Who walks with the speakers through the countryside and delights in autumn's moody beauty। यानी कि शौरो जो दुख जो है उसको एक गेस्ट के तरीके से कंपेरिजन किया गया है जो कि स्पीकर के साथ में कंट्री साइड में, यानी जहां जहां पर स्पीकर जाता है वहां वहां पर वो चलता है। डिलाइट्स हो या कंट्री साइड हो या ऑटम का मूडी ब्यूटी कुछ भी हो, सब में वो शौरो जो है स्पीकर के साथ साथ चलता है। द पोएम सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग स्पेस फॉर शौरो। इस पोएम की जो थीम है वो यही है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में शौरो यानी कि दुख के लिए जगह रखनी चाहिए, क्योंकि जो शौरो है वो क्या है कि गेस्ट के तरीके से जिसका हमें अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, तो विच कैन टीच पीपल टू सी ब्यूटी इन अनएक्सपेक्टेड प्लेस। इट ऑल्सो इलस्ट्रेट हाउ कनेक्टिंग विद नेचर। ये हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से लोग नेचर से कनेक्ट रह सकते हैं। इज वन वे ऑफ फीलिंग लेस अलोन, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ शौरो यानी कि दुखीपन होता है। और अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो गेस्ट, तो हम कभी अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है ना, हमारा जो लोनलीनेस है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ क्या होगा? शौरो होगा, दुख होगा। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है माई शौरो व्हेन शी इज हियर विद मी थिंक्स दीज डार्क डेज ऑफ ऑटम रेन। ओके, नेक्स्ट लाइन है इसकी are beautiful as days can be, she loves the beer, the wetter tea, she walks the shaded pasture lane। आप इन लाइन्स को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइनें अगर एग्जामिनेशन में पूछी गई कि ये किस पोइम से हैं तो आप इसको बता सकते हैं। और इस पोइम में जो पोइट है वो क्या बात कर रहा है, ये चीजें अभी मैं यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अगली पोइम है लव एंड क्वेश्चन। लव एंड क्वेश्चन, ये भी इसी कलेक्शन की पोइम है। इट इज अ 4 स्टैंजा पोइम, ये 4 स्टैंजा की पोइम है, नोट कर लीजिएगा। दैट इज सेपरेटेड इनटू सेट्स ऑफ 8 लाइंस। ठीक है ना, 8 लाइंस के सेट में सेपरेट है।
First choose to write this piece with a constant rhyme scheme. It follows the pattern of A B C B D E और E F. इसका जो राइमिंग स्कीम पैटर्न है वो आपके सामने है. Alternating end sound. In this poem, Robert Frost describes an encounter between a stranger and newly married couple. एक नया मैरिड कपल है, उसका एनकाउंटर होता है किसी स्ट्रेंजर के साथ में. यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है इन द मिडिल ऑफ अ कोल्ड ऑटम नाइट. इसका स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 1 है, आप लोग देख लीजिएगा. स्टेंजा नंबर 1 में ही इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है कि ए स्ट्रेंजर केम टू द डोर एट ईव. ईव का मतलब इवनिंग. एंड ही स्पोक द ब्राइड ग्रूम फेयर. He bore a green white stick in his hand and for all burden care. ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको. अगला जो पोएम है विंड एंड विंडो फ्लावर. विंड एंड विंडो फ्लावर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है. एक मैसेज देकर जाती है ये. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सब्जेक्ट ऑफ लव. इसकी जो मुख्य थीम है वो क्या है? लव. बट यहाँ पर जो लव है कुछ अलग तरीके से शो कराया गया है. चलिए देख लीजिए कैसे. The poem beautifully illustrated with a touch of realism. Realism मतलब वास्तविकता जो है हमें यहाँ पे शो करती हुई दिखाई देती है. How sometimes things do not go according to our plans. ये जो चीजें हैं वो कभी कभी किस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती. हम सोचते कुछ और हैं बट होता कुछ और है. तो यहाँ पर क्या है, यही चीज शो कराने की कोशिश की है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि चीजें किस तरीके से हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती कभी कभी. This poem is about unrealized love that loses its charm. यानी कि कैसे प्यार के बारे में है जो अपना चार्म जो है उसे खत्म कर देता है. The poem begins with the representation of two lovers. यहाँ पर 2 लवर्स को रिप्रेजेंट किया गया है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लवर्स कोई लड़का कोई लड़की होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये लवर्स कुछ डिफरेंट टाइप के लवर्स यहाँ पर शो किए गए हैं. Whom poet compare with the window. एक को किससे कंपेयर किया गया है? द विंडो फ्लावर. यानी विंडो मतलब आप लोग जानते हैं कि कोई विंडो है, विंडो पर कोई फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है ना. उस फ्लावर से यहाँ पर उसकी तुलना की जा रही है एक लवर की. एंड द विंटर ब्रीज. और क्या है, और सर्दियों में जो हवा बहती है उस हवा को यहाँ पर एक लवर बताया गया है. तो ही प्रेजेस द एलिगेंस एंड ब्यूटी. यहाँ पर क्या है, वो उसकी ब्यूटी को, जो फ्लावर है, जो विंडो पर, विंडो सिल पर जो फ्लावर है, फूल है, उसकी ब्यूटी को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा है. जो कि एक केज में, केज का मतलब एक पिंजड़े में बंद हो गया है. फूल कैसे बंद हो गया है? जो विंटर सीजन जो है उसमें बर्फ झड़ रही है ना, जो स्नो है, स्नोफॉल हो रहा है. उस स्नोफॉल के कारण इस पर चारों तरफ से बर्फ आ गई है, ठीक है ना. When the frosty ice surds melt, the cage flower display mesmerize beauty of nature. अब जब इसके ऊपर बर्फ आ गई है तो ये ब्यूटीफुल तो लग रहा है, बट ये बर्फ से पूरे तरीके से कवर्ड हो गया है. द ब्रीज ऑन द अदर हैंड. और जो यानी कि जो हवा है, ठीक है ना, जो सर्द हवा है, दूसरी तरफ हेल्पलेस दिखाई गई है. लवर के तौर पे हेल्पलेस दिखाई गई है. डेस्पाइट बीइंग डिस्ट्रक्टिव एंड पावरफुल. जो शरद हवा है वो काफी पावरफुल होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर से, फिर भी क्या है, ये अनेबल टू टच द फ्लावर. ये हवा इस फ्लावर को टच नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि जो फ्लावर्स जो है वो बर्फ से कवर्ड है, ठीक है. तो यहाँ पर दोनों को एज अ लवर दिखाया गया है. इट जस्ट पासेस बाय हर व्हाइल डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द विंड. द पोएट सेज दैट इट इज नॉट सूदिंग काम एंड नॉर्मल विंड, रेदर इट इज नम बिटर एंड कोल्ड. इसकी लाइंस को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है. वैसे तो ये बहुत बर्डन हो जाएगा कि इतनी सारी लाइंस को याद करना, बट क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो लर्न तो करना पड़ेगा. लवर्स फॉरगेट योर लव एंड लिस्ट टू द लव ऑफ दिस. शी इज अ विंडो फ्लावर एंड ही अ विंटर ब्रीज. इतनी ही आ सकती हैं. आगे की लाइन आप लोग देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, वो है माई बटरफ्लाई. माई बटरफ्लाई का पूरा टाइटल है माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी. ठीक है, ठीक है. सो माई बटरफ्लाई एंड एलर्जी वाज फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड पोएम. जैसा हमने पिछले पेज पर बताया था कि ये इनकी पहली पोएम थी जो प्रोफेशनली पब्लिश की गई थी. इट वाज सेल्फ पब्लिश्ड प्राइवेटली इन 1894. किसमें? ट्विलाइट.
ठीक है ना, जो कि 8 नवंबर 1894 के इशू में न्यूयॉर्क का न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट, इसमें इसको प्रकाशित किया गया था। एंड देन कलेक्टेड इन फर्स्ट कलेक्शन ऑफ बॉयज विल, उसके बाद में इनका जो पहला कलेक्शन था 1913 का, ठीक है ना, 1813 का, उसमें इसको, सॉरी 1913 का ही था शायद, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, फर्स्ट क्लेम्ड इट एज हिज फर्स्ट रियल पोइम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको पहली रियल पोइम बताया है। द पोइम इज रेमिनिसेंट ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो पोइम है हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की टू अ बटरफ्लाई की याद में लिखी हुई प्रतीत होती है। एंड इज इन मैनी वेज सेंटिमेंटली रिटन इन द स्टाइल ऑफ द रोमांटिक्स, रोमांटिक पोइट थे उनकी स्टाइल में इस पोइम को लिखा गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके भी स्टेंजाज हैं जिनको आप लोग लर्न कर सकते हैं। पहला स्टेंजा मैंने नोट किया यहाँ पे, दाइन इम्यूलस फाउंड फ्लावर्स आर डेड टू एंड द डाफ सम असल्टर ही दैट फ्राइट दी शो ऑफ इज फ्लैट और डेड save only me nor is it said to thee save only me there is none left to mourn thee in the fields। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है द ग्रे ग्रास इज नॉट डेप्थ एंड द स्नो इट टू बैंक्स हैव नॉट शट अपॉन द रिवर। ठीक है, ये सी की लाइनें हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। तो हम इस कलेक्शन की कुछ और पोइम्स हैं जिनको मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट इनके टाइटल्स यानी कि इनके जो नेम है इनको आप लोग लर्न कर लीजिए कि और पूछा जाए कि पोइम किसकी है। तो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो अ लेट वॉक, स्टार्स, स्टॉर्म, फियर, ये सभी पोइम्स जो हैं इसी कलेक्शन की हैं, अ बॉयज विल की। आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन, अगला इनका जो कलेक्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, दिस इज पोएट्री कलेक्शन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको पब्लिश किया गया था 1914 में। ओके, डेविड नट के द्वारा लंदन में, शुरुआती तौर पे लंदन में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोएम्स रिजेंबल्स शॉर्ट ड्रामाज, इसमें ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो क्या है, शॉर्ट ड्रामाज या इनको डायलॉग्स आप बोल सकते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ पीपल, इसको क्या बोला जाता है, अ बुक ऑफ पीपल। नोट कर लीजिएगा, अ बुक ऑफ पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोएम्स डील्स विद द न्यू इंग्लैंड थीम्स एंड यंकी फार्मर्स। एजरा पोंडे एक रिव्यू लिखा है इस कलेक्शन के लिए 1914 में। ठीक है, डेस्पाइट इट बीइंग कॉल्ड नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसका टाइटल नॉर्थ ऑफ बोस्टन होने के बजाय यानी होने के बावजूद भी इसमें ऐसी कोई पोइम नहीं है जो बोस्टन से संबंधित रही हो। ज्यादातर जो पोइम है वो न्यू इंग्लैंड थीम पर आधारित है। ठीक है, इंपोर्टेंट पोइम्स की बात करें इस कलेक्शन में तो मोस्ट फेमस जो पोइम है वो है आपके सामने मेंडिंग वॉल्स। मेंडिंग का मतलब होता है मरम्मत करना और वॉल का मतलब होता है दीवार या चार दीवारी, हम इसको बोल सकते हैं, वीडियो जैसे बोलते हैं। तो बेसिकली मेंडिंग वॉल क्या है, ये यानी कि खेतों में जो वॉल होती है, दीवार जो होती है पत्थर की लगा देते हैं, उनकी मरम्मत करने से संबंधित ये पोइम है। दिस पोइम नरेट्स अ स्टोरी ड्रॉन फ्रॉम रूरल न्यू इंग्लैंड, यानी कि रूरल न्यू इंग्लैंड से संबंधित एक कहानी है, वहां से ली गई एक कहानी है जिसको ये डिस्क्राइब करती है। द नरेटर अ न्यू इंग्लैंड फार्मर, इसमें इस पोइम में जो नरेटर है वो कौन है, एक इंग्लैंड का, न्यू इंग्लैंड का फार्मर है। कॉन्टेक्ट्स हिज नेबर इन द स्प्रिंग टू रीबिल्ड द स्टोन वॉल बिटवीन देयर टू फार्म। जो स्पीकर है वो अपने नेबर फार्मर से कांटेक्ट करता है कि वे क्या करेंगे, अपने खेतों में यानी कि इनके खेतों के बीच में क्या करेंगे कि स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार को रिबिल्ड करेंगे। पहले भी थी और उसको दोबारा से मेंड करेंगे, मरम्मत करेंगे उसकी। एज द मैन वर्क द नरेटर क्वेश्चंस द पर्पज ऑफ वॉल, जैसे जैसे लोग वर्क करते हैं, दीवार बनाना स्टार्ट करते हैं, नरेटर क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन करता है कि वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, जहां पर ये वॉल है वहां उस वॉल की हमें आवश्यकता नहीं है, इस दीवार की आवश्यकता नहीं है। He noted twice in the poem that something there is that doesn't love a wall, वो कहता है कि यहाँ पर जो दीवार है इसको कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। ठीक है,
बट इज नेवर फार्मर रिप्लाइज ट्वाइस, लेकिन उसके जो फार्मर है वो उसको रिप्लाई करते हैं प्रॉवर्ब के माध्यम से। वो बोलते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी जो अच्छी दीवार हैं वे अच्छे पड़ोसियों को बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये लाइंस ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मेंडिंग वॉल से है ये, और ये इसकी कुछ लाइंस हैं, इनको भी आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए इस पे। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ बॉल, ओके, दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड swell under it and spills the upper boulders in the sun, ओके। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पोइम है हमारे पास द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, यानी कि हायर्ड मैन की मृत्यु। दिस पोइम इज लॉन्ग पोइम प्राइमरली कंसर्निंग अ कन्वर्सेशन ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड इन अ सिंगल इवनिंग, जिसमें कन्वर्सेशन किसके बीच में है, एक फार्मर के बीच में जिसका नाम है वेरेन और उसकी वाइफ जिसका नाम होता है मैरी। इनका नेम आप लोग याद रखिएगा। अबाउट व्हाट टू डू विद एन एक्स एम्प्लॉय, एक एक्स एम्प्लॉय है जिसका नाम है शिलास, कि इसके साथ में क्या करना चाहिए, हु हेल्प विद हे मेकिंग एंड द लेफ्ट फार्म एट एन इनएप्रोप्रिएट टाइम आफ्टर बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। चलिए ऑफर्ड पॉकेट मनी, नाउ मेकिंग हिज रिटर्न ड्यूरिंग विंटर लुकिंग लाइक अ मिजरेबल साइट हैविंग चेंज्ड। तो ये लाइनें हैं इंपोर्टेंट यहाँ पर इस पोएम की, इनको आप लोग एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगी, जिससे आप एग्जामिनेशन में से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किस पोएम से लिखी है, ठीक है। आगे है द माउंटेन, ये भी इंपोर्टेंट पोएम है द माउंटेन। दिस इज वन ऑफ सेवरल पोएम्स दैट फ्रॉस्ट क्लेम टू हैव बीन रिटन इन अ सिंगल सेटिंग, एक बार में इस पोएम को लिखा हुआ माना गया है। एंड ओपन विद अ स्पीकर हु हैज जर्नीड इनटू नेचर, यानी कि इसमें जो कहानी है वो क्या, कि जो स्पीकर है वो नेचर यानी कि प्रकृति में प्रकृति के लिए काफी उतावला है, प्रकृति के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, यानी कि लॉन्ग जर्नी पर ये जाता है। टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स, पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ही स्लीप्स फॉर द नाइट, रात भर सोता है, जब जागता है आगे बढ़ता है। एट डाउन टू सी न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को देखने के लिए। ही सीम्स टू बी लॉस्ट अ वांडरर, यानी कि वो ऐसा लगता है जैसे कि खो गया है एक वांडरर के तरीके से। व्हेन ही फर्स्ट क्रॉसेस अ रिवर एंड स्विंग्स अराउंड द माउंटेन मस्ट आस्क व्हाट टाउन इज, जब वो भटक जाता है तो वो पूछता है कि ये कौन सी जगह है जहां पर मैं हूं। द मैन द स्पीकर एनकाउंटर आंसर डायरेक्टली स्पीकर, तो जो जिस व्यक्ति से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, वो बाद में इसको आंसर देता है कि आप लोग कहाँ पर हो, ल्यूनबर्ग में हो, यानी कि स्पीकर कहाँ पर है, ल्यूनबर्ग में है, ठीक है। एक यहाँ पर कमेंट है जो आप लोगों को याद रखनी है, क्वेश्चन आ जाए तो बता सकते हैं। रॉबर्ट फेगन नाम है, रॉबर्ट फेगन जो क्रिटिक हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पोएम को क्या, पोस्ट रोमांटिक एंथनोग्राफिक रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ resolution and independence, okay, in which the leech gatherer shapes the romantic self-obsessed and tortured wanderer by becoming an icon of moral strength and humanity। ये पूरी कमेंट है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये इस पोएम की इंपोर्टेंट लाइन है, पहली ही यानी पहला ही स्टैंजा है। द माउंटेन हेल्ड द टाउन एज इन शैडो, I saw so much before I slept there once। ये पूरी लाइन है जो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगली पोएम है आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये पोएम मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर ऑलरेडी करा रखी है डिटेल में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। द पोएम डिस्क्राइब अ पेस्टोरल सीन, इसमें क्या है, पेस्टोरल सीन को डिस्क्राइब किया गया है, और ये पेस्टोरल सीन कहाँ का होता है, न्यू इंग्लैंड लाइफ का, ठीक है ना, ऑटन टाइम का है। द नरेटर इज रिकॉलिंग देयर डे spent picking apples on a ladder। Throughout the poems the narrator expresses the desire for rest। पूरी पोएम में जो नरेटर है वो रेस्ट करने के लिए इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि वो एप्पल पिकिंग करके काफी ओवर टायर्ड हो गया है, ज्यादा थक गया है, ओके। तो माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड अ हेवन स्टिल, ठीक है। ये लाइनें हैं जो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इस कलेक्शन की कुछ इंपोर्टेंट पोएम्स की जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस नहीं की हैं, तो उनको आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। द कोड, द जनरेशन ऑफ मैन, द हाउस कीपर, द फियर,
द सेल्फ सीकर, द वुडन पाइल और गुड आवर्स, 100 कॉलर्स, होम बरियल, द ब्लैक कॉटेज और ब्लूबेरीज, सर्वेंट टू सर्वेंट आफ्टर एप्पल पिकिंग, जो कि अभी मैंने बता दिया है। क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन इंटरवल। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 2 कलेक्शन करा दिए। ये है आपका माउंटेन इंटरवल, ये इसका 3rd कलेक्शन है जो 1916 में पब्लिश कराया गया था। ओके, इट वाज पब्लिश्ड बाय हेनरी होल्ट, इसको भी हेनरी होल्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था। इट इज फर्स्ट 3rd पोइटिक वॉल्यूम। मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा आपको। द बुक वाज रिपब्लिश्ड इन 1920, इसको 1920 में रिपब्लिश किया गया था। आफ्टर मेकिंग सेवरल अल्टरनेशन इन द सीक्वेंसिंग ऑफ द कलेक्शन, फर्स्ट रिलीज अ न्यू एडिशन इन 1924। ओके, पहले 1916 में, 1920 में, उसके बाद 1924 में, जिसमें 5 लिरिक्स ऑफ द अर्लियर कलेक्शन, यानी पिछले जो कलेक्शन थे उनकी 5 लिरिक्स से इन्होंने शामिल की, कंपाइल की अंडर द टाइटल द हिल वाइफ। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इन दिस वॉल्यूम ओनली 3 पोएम्स आर रिटन इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस पूरे वॉल्यूम में 3 पोएम्स ऐसी हैं जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई हैं। इंपोर्टेंट पोएम्स की बात करें इसमें तो द रोड नॉट टेकन, ये पोएम मैंने आपको डिटेल में करा दी है, आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। नेक्स्ट, सो इट इज अ नरेटिव पोएम। ये क्या है? एक नरेटिव पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। फर्स्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 1915, इसको 1915 में पब्लिश किया गया था। किस इश्यू में? एटलांटिक मंथली में। इसके बाद में इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट पोएम इन द 1916 कलेक्शन में। ओके, माउंटेन इंटरवल में। इट्स सेंट्रल थीम इज डिवर्जेंस ऑफ पथ्स, यानी कि जो रास्ते हैं उनका अलगाव, रास्तों का भटक जाना। बोथ लिटरली एंड फिगरेटिव, दोनों का मीनिंग एक ही है। नेक्स्ट, ये लाइनें हैं, पहला स्टैंजा है। इसके बाद में है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री इज आल्सो एन इंपोर्टेंट पोएम इन दिस कलेक्शन। तो दिस पोएम डिपिक्ट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन अ मैन, जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ क्रिसमस हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो इनको बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है। दिस पोएम डिपिक्ट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन अ मैन विद 1000 क्रिसमस ट्री एंड एक सेल्समैन है हु वांट्स टू बाई दीज क्रिसमस ट्रीज। द ऑनर ऑफ द ट्री इज द मेन कैरेक्टर। बात करें ऑनर कौन है? द ऑनर ऑफ द ट्री इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम एंड द पर्सन हु स्पेंड्स द टेक्स्ट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड्स। ये दोनों व्यक्ति एक ही, यानी मेन कैरेक्टर और द पर्सन हु स्पेंड्स द टेक्स्ट राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड्स। इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, द सिटी हैड विथड्रॉन इनटू सेल्फ एंड लेफ्ट एट लीस्ट द कंट्री टू द कंट्री। नेक्स्ट है बहुत ही पॉपुलर पोएम वर्सेस। दिस इज द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश इन अगस्त 1915। इस पोएम को 1915 में द अटलांटिक मंथली रिव्यू में छापा गया था, और किसके साथ में? द रोड नॉट टेकन के साथ और द साउंड ऑफ ट्रीज के साथ में। नेम रखा गया था अ ग्रुप ऑफ पोएम्स। इट वाज इंक्लूडेड इन फर्स्ट 3rd कलेक्शन ऑफ पोएट्री माउंटेन इंटरवल which was published in 1916 and this poem consists of 59 lines, यानी कि इसमें 59 लाइन्स हैं, along with other poems that deals with the rural landscape and wildlife. It shows Frost as a nature poet. ठीक है, इस ये पोएम है, ये पोएम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज अ नेचर पोइट रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपके सामने लिखी गई है। व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट, पहली ही लाइन है, बहुत पॉपुलर लाइन है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हम इतना ही कराएंगे, नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगली वीडियोज में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।